ओके, इसमें आपने एक क्वेश्चन लिखा, इसी पर बेस क्वेश्चन लिखा। जैसे आपने कहा कि ये आपके पास कोई एक सर्कल है C1, ये आपके पास कोई एक सर्कल है C1, और ये आपके पास कोई दूसरा सर्कल है C2, ये कोई दूसरा सर्कल है आपके पास C2। ओके, इसके सेंटर को मैं बोल देता हूं कि A1 है, इसके सेंटर को मैं बोल देता हूं A2 है। और आपके पास ऐसे एक वेरिएबल सर्कल है जो इन दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, तो आपने लोकस फाइंड करना है उसके सेंटर का, आपने लोकस फाइंड करना है उसके सेंटर का, जो आपके पास सेंटर होगा C, उसका आपने लोकस फाइंड करना है। तो एक बार के लिए देखोगी क्या लोकस आएगा। ये सेंटर गिवन है, C1 गिवन है, C2 गिवन है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा, तो अगर इसका रेडियस R है और ये R1 रेडियस है, और इसके सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, तो आपने कहा ये R2 है, इसका रेडियस तो R है, तो आप क्या बोल सकते हो। ओके, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A है, तो आप ऐसे बोल सकते हो A1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, R प्लस R1 के इक्वल होगी, और A2 की जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी R प्लस R2 के इक्वल। यहाँ पर जो R है वो अननोन है, ठीक है, वो वेरिएबल है। तो आपने क्या कहा कि R को एलिमिनेट करना है, लोकस फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, R को एलिमिनेट करते हो। तो आपने ऐसे कहा A1 में से अगर मैं A2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, R1 माइनस का R2 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि A1 यानी कि A जो है जिसका आप लोकस फाइंड कर रहे हो, A की डिस्टेंस A1 से माइनस में A की डिस्टेंस A2 से, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट के इक्वल आ गया। और ये जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, देखो ये A1 A2 जो साइड है ना उससे कम है, क्योंकि A1 A2 की जो वैल्यू होगी वो तो R1 प्लस R2 से भी ज्यादा होगा। ये A1 A2 का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो क्या होगा, R1 प्लस R2 से भी ज्यादा होगा। ये तो क्या है, उनका डिफरेंस है। तो इसका मतलब हुआ लोकस जो आ गया वो क्या हो गया, हाइपरबोला। लोकस ऑफ ए वो क्या आ गया आपके पास, हाइपरबोला आ गया। ओके, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखोगी। नेक्स्ट टॉपिक लिखा आपने, लिखा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जो वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो आप ऐसे चलो, वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल कॉन्जुगेट नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो एक बार के लिए थोड़ा सा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्पटोट्स ये क्या क्या होते हैं। तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला भाई एक्स एक्सिस के अबाउट में भी हो सकता है, वाई एक्सिस के भी अबाउट में हो सकता है। तो किस चीज को बोलेंगे, जैसे मैंने कहा हाँ, आपके पास ये कोई भी एक हाइपरबोला है, आपने मान लिया कि ये कोई भी एक हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करो कि यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लो, या आप ऐसे बोल दो कि इनको, ये जो पहले जो बाद में लिखा हो इसको पहले लिख दो, और जो पहले लिखा है इसको बाद में लिख दो, आप ऐसे बोल दो। तो ये जो आपके पास बन जाएगा ऐसे, वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई बी स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1, यहां पर 1 है ऐसे। तो ये वाला जो है ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गए। देखो पहले वाला अगर हाइपरबोला है, पहले वाले को अगर आप हाइपरबोला बोल रहे हो तो ये उसका कॉन्जुगेट हो गया। अगर आपने इसको हाइपरबोला, सेकंड वाले को हाइपरबोला बोल दिया तो फर्स्ट वाला इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाते हैं। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाते हैं। अब देखो इनकी शेप कैसे बनेगी, आप ऐसे बोलोगे
कि ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और ये आपके पास में ऐसे वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है। अब आपने कहा कि यहां पर एक हाइपरबोला, ये आपके पास में लाइन होगी इस तरह से कि ये एसिम्पटोट्स की लाइन होगी। तो एक हाइपरबोला तो आपके पास बन रहा है ऐसे, तो ये तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये वाला हाइपरबोला ऐसे बन गया। अब आपने क्या किया, दूसरा हाइपरबोला बनाया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये आपके पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। ये जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, देखो ये कहां से पास कर रहा है, ए कोमा माइनस ए कोमा जीरो और ए कोमा जीरो से पास कर रहा है। और ये इसके, ये जो होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, ये कहां से पास करेगा, ये जीरो कोमा बी एंड जीरो कोमा माइनस बी, यहां से पास करेगा ऐसे, ये इसके वर्टेसिस हो जाएंगे। क्लियर, यहां तक की बात है। तो ये क्या है, अगर आप पहले वाले को कॉन्जुगेट, पहले वाले को हाइपरबोला बोलते हो तो दूसरा कॉन्जुगेट हो गया, अगर आपने दूसरे वाले को हाइपरबोला बोला है तो पहले वाला कॉन्जुगेट हो गया, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, नोटिस करने वाली बात है, दोनों के लिए जो एसिम्पटोट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे, सेम होंगे। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए जो एसिम्पटोट्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक के लिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, एक हाइपरबोला के लिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, दूसरे हाइपरबोला के लिए वो ही कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब एक के लिए जो टी ए सी ए है, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, वो सी ए टी ए हो जाएगा। अगर एक के लिए ट्रांसवर्स है तो दूसरे के लिए कॉन्जुगेट कहलाएगा वो। इतनी बातें क्लियर हुई। और ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन होती है, ये जो आपके पास लाइन की इक्वेशन होती है, ये होती है आपके पास में ऐसे, y की वैल्यू b बाई ए इंटू एक्स, और ये आपके पास हो जाएगी y की वैल्यू माइनस का b बाई ए इंटू एक्स, एसिम्पटोट्स की जो वैल्यू है, एसिम्पटोट्स की जो वैल्यू है वो आपके पास में इस तरह से होती है। यहां पर नोटिस करने वाली एक बात ये भी है बच्चों कि अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो रहेगा ये भी आपके पास में क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा। ठीक है, बोलोगे यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, तो आप इसे अगर नोट करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपने नोट डाल के लिखा कि कॉन्जुगेट, ओके चलो पहले, उससे पहले भी एक बात और, अगर आप इस चीज को देखते हो, ये जो लिखा है इसको अगर आप देखो तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, हाइपरबोला। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और यहां पर आपके पास में क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हो। अगर आपने बोला हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला अगर आपके पास में ऐसे है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो गया, ये हो गया।
ओके, अगर आप देखो बच्चों, अगर आप देखो तो ये जो आपके पास एसिम्पटोट्स लिखे हैं, तो अगर इनकी ज्वाइंट इक्वेशन लिखना चाहो तो आप ज्वाइंट इक्वेशन लिख सकते हो कैसे, y प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, और यहाँ पर y माइनस का b बाई ए इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये ज्वाइंट इक्वेशन होगी एसिम्पटोट्स की। तो एसिम्पटोट्स की ज्वाइंट इक्वेशन क्या है, ऐसे आ गए, तो वाई स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस b को इक्वल टू 0, इस b यानी कि मैं अगर ये कह दूं कि b स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, एसिम्पटोट्स आ गया। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरबोला, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको आपने लिख दिया कि माइनस साइन यहां से कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देख रहे हो तो इनमें देखो जो आपके पास वेरिएबल पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, कांस्टेंट में डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर आप एसिम्पटोट्स लिखो, वो आपके पास में ऐसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब देखो, हाइपरबोला में यहाँ पर 1 आया है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में यहाँ पर -1 आया है, और इसमें क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कांस्टेंट को देख रहे हो तो कांस्टेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब कि अगर आप हाइपरबोला में, ओके, ये वाली बात क्लियर हुई होगी, इतनी वाली बात क्लियर हुई होगी। तो अगर सर आप कॉन्जुगेट सर माइनस कॉमन लिया क्या? कॉन्जुगेट में, हाँ, आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया इस फॉर्म में दिखाने के लिए, बिल्कुल सेम फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या किया, ऐसे किया है। ये इसलिए किया है कि आप देख रहे हो कि वेरिएबल पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, कांस्टेंट में डिफरेंस आ रहा है। और यहां सर पर फिर नोटिस कॉन्जुगेट में करने, -1 नहीं आना चाहिए? क्या कह रहे हो, कॉन्जुगेट में सर फिर -1 नहीं आना चाहिए हाँ तो अगर माइनस, माइनस कॉमन लिया है तो? ये माइनस साइन, ये -1 ही तो लिखा हुआ है ना बच्चे। नहीं सर, लेफ्ट साइड स्टार्टिंग में तो करवाया था। ये पहले वाला तो, ये तो क्या आपने इसको हाइपरबोला बोला और इसको आपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोल दिया। वही सर, कॉन्जुगेट के लिए आपने माइनस कॉमन लिया ना, हाँ, तो फिर सर ये लेफ्ट साइड जाके -1 नहीं हो जाएगा? तो ये -1 लिख तो दिया, ये लिख दिया। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कॉन्जुगेट के लिए माइनस कॉमन नहीं लिया। कॉन्जुगेट के लिए मैंने क्या कहा कि जो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर था और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर था ना, इनको मैंने रिप्लेस कर दिया है। मैंने पहले पहले क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाली, यानी कि जैसे आपके पास में पहले ये था ना, आपके पास यहां पर क्या था कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर था, तो मैंने इनकी पोजीशन सफल कर दी बस। इसको यहां पर ले आया और इसको यहां पर ले आया, बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो अब आपने कहा कि अब इसे सेम फॉर्म में लिखने के लिए अब आप चेक कर रहे हो कि ये सेम फॉर्म में लिखने के लिए, चलो एक बार के लिए हटा दो। अब यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई, ये वाली बात सबको क्लियर हो गई कि हाइपरबोला है तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा। अगर ये वाला हाइपरबोला बोल दोगे, सेकंड वाले को हाइपरबोला बोलोगे, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस आपने क्या करना है कि जो पहले लिखा है उसको बाद में सफल कर दो बस। ठीक है, कांस्टेंट में फर्क नहीं करना है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या हो गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ ए गिवन हाइपरबोला इज, ये भी क्या होगा, हाइपरबोला ही होगा, हाइपरबोला फॉर विच टीए का मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, टीए एंड सीए, जो यानी कि जो आपके पास हाइपरबोला बना नया वाला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या बना है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो है ये भी क्या होगा, एक हाइपरबोला ही है। किसके लिए, एक गिवन हाइपरबोला जो है उसके लिए, उसमें हमने क्या चेंज कर दिया, उस जो गिवन हाइपरबोला था उसके लिए जो टीए और सीए था इसमें उल्टा हो जाएगा, उसके लिए आर सीए एंड टीए
ऑफ गिवन हाइपरबोला। क्लियर? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला पॉइंट बोलोगे? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा उसमें क्या बन जाएगा, जो पहले वाले हाइपरबोला के लिए टीए और सीए था उसके लिए क्या बन जाएगा, सीए और टीए बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस उल्टे उल्टे हो जाएंगे। ओके, एक ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि जो एसिम्पटोट्स होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हाइपरबोला एंड conjugate hyperbola, both will share pair of asymptotes. Okay, मैं ऐसे बोल रहा हूं भी कि अगर आपके पास में ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला आपके पास में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये हाइपरबोला है तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब हो गया, क्या तो आप इसे ऐसे लिख दो, क्या तो आप इसे ऐसे लिखो कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर -1 आएगा यहां पर, ठीक है। आपने क्या किया है, इन दोनों को चेंज कर दिया बस। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर को पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर को आपने बाद में लिख दिया इज इक्वल टू 1। अगर हाइपरबोला की फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो ये दिखा दिया आपने इस तरह से, ये वाला हाइपरबोला। ओके, अब आपने कहा नेक्स्ट पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आपके पास में क्या आया था, अभी ऐसे आया था कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आया था। तो यहां पर नोटिस करने वाली बात ये है कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, उनके पास जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज में डिफरेंस आ रहा है, ओनली इन कांस्टेंट में डिफरेंस आ रहा है। और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का जो कांस्टेंट है वो इनके मिडल में लाई कर रहा है, वो इनके मिडल में लाई कर रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर नोट करने वाली जो बात है, तो मुझे आपने कहा द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, conjugate hyperbola and pair of asymptotes have same variable part, only difference in constant, have same variable part. That is, they differ only in constant. यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई? अब देखो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि जो इनका, यानी कि अगर आपके पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स जो है वो इनके मिडल में लाई कर रहा है, तो जितना डिफरेंस हाइपरबोला का होगा पेयर ऑफ एसिम्पटोट से, इनकी मिडल में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये आपके पास है हाइपरबोला, क्या एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ओके, इस वाले पार्ट को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊं तो -1 इक्वल टू 0।
ये आपके पास हो गया एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या बन जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 था तो ये +1 इक्वल टू 0। तो अगर आप देख रहे हो ये वाले पार्ट को, ये -1 है ये +1 है, इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप 0 और 1 के बीच में एक नीचे की तरफ है तो एक ऊपर की तरफ है, ऐसे है। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि आपने कहा ऑल्सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड conjugate hyperbola differ by same constant from equation of pair of asymptotes. Pair of asymptotes. ओके तो आप अगर आपको हाइपरबोला बता दिया जाए तो आप पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को इजीली फाइंड कर सकते हो। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को इजीली फाइंड कर सकते हो, बस उसमें आपने क्या करना है कि एक कांस्टेंट ऐड करना है। उसमें आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट ऐड करना है। और फिर ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है यानी कि स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो 2 डिग्री इक्वेशन होगी उसमें आप डेल इक्वल टू 0 की कंडीशन अप्लाई कर दोगे। क्या बोल रहा हूं मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आपको हाइपरबोला गिवन है, हाइपरबोला आपको गिवन है, क्या गिवन है कि हाइपरबोला गिवन है h इक्वल टू 0, h का मतलब 2 डिग्री इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स वो आपके पास में क्या बन जाएगा, आपने कहा इसमें बस मुझे एक कांस्टेंट ऐड करना है h प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट क्या होगा भाई, कांस्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाए। आपने क्या किया, एक मिनट ऐसे बोल रहा हूं, ये जो आपके पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आपने क्या लगा दी, ये कंडीशन लगा दी डेल इक्वल टू 0, ठीक है। डेल इक्वल टू 0 लगाओगे तो अपने आप क्या बन जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी। डेल क्या होता है वो याद होगा आपको, ए बी सी प्लस में 2FGH माइनस में AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर। क्लियर हुआ, वो वाली जो चीज है वो क्लियर हुई। आपने क्या कर दिया भाई, डेल इक्वल टू 0 कर दिया, डेल इक्वल टू 0 किया तो आपके पास में वो कंडीशन लगा दी आपने, कौन सी कंडीशन की 2 डिग्री की इक्वेशन के लिए डेल की वैल्यू बताई थी मैंने, ABC प्लस में 2FGH फिर माइनस में AF स्क्वायर माइनस में BG स्क्वायर माइनस में CH स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वहां से ये आपके पास में लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वहां से आपके पास में क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये हाइपरबोला है, ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है, और यहाँ पर जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा वो इस पेयर ऑफ एसिम्पटोट से सेम डिस्टेंस पर होगा, यानी कि सेम डिफरेंस होगा उसका भी, यानी एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ होगा, तो ये इनके मिडल में लाई करेगा। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स जो होगा वो इनके मिडल में लाई करेगा, यानी कहने का मतलब हाइपरबोला में लैम्डा ऐड करने से आपके पास पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आया है, तो इसमें 2 लैम्डा ऐड करोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। अगर आपने 2 लैम्डा की वैल्यू ऐड कर दी, एक लैम्डा और ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इनके मिडल में होगा ना, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स जो इनके मिडल में होना चाहिए। क्लियर मेरी बातें, ओके ठीक है, गुड रोहित। ओके अगर आपको अगर मान लो आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए, हाइपरबोला की दे दी जाए, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की दे दी जाए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की दे दी जाए, अगर आपको सेंटर फाइंड करना हो, सेंटर फाइंड करना बड़ा आसान है। सेंटर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, याद आया होगा आपको कि मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर जब कराया था तो उसमें आपको ऐसे बताया था कि सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि जो भी कोई 2 डिग्री की इक्वेशन गिवन है,
ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनको सेंटर फाइंड करना है, तो आप क्या कर लो, उन्हें सिंपली आप पार्सली डिफरेंशिएट कर लो, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। याद आया कुछ? मैंने कहा था 2 डिग्री की इक्वेशन गिवन है, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो आपने क्या करना है कि उसे पार्सली डिफरेंशिएट कर लेना है। तो भाई देखो, ये पेयर अगर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाए, चाहे पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन दी जाए, चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन दी जाए, तो इनमें क्या है, वेरिएबल पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज में फर्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट में फर्क आ रहा है। तो अगर आप पार्सली डिफरेंशिएट करोगे तो इस बात से डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो 0 हो जानी है जब डिफरेंशिएट करोगी। तो इस बात का डिपेंड नहीं कर रहा कि वो हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, या फिर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन गिवन है, अगर आपको उसका सेंटर फाइंड करना है तो आप क्या करो, पार्सली डिफरेंशिएट कर दो उसे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, 2 इक्वेशन बनेगी, उन्हें सोल्व कर लिया। बट कोई बच्चा गलती से ये ना बोल दे कि वो 2 इक्वेशन जो बन रही है वो 2 लाइन की इक्वेशन होगी। नहीं, वो 2 लाइन की इक्वेशन नहीं होगी, वो तो केवल और केवल आपके पास में सेंटर फाइंड करने का एक तरीका बताया था आपको। क्लियर हुई मेरी बातें? बोलो भाई सभी। यस सर। ठीक है। मीनाक्षी तुम कहाँ गए हो? सर बच्चे बोले। सर वो जो उस 2 डिग्री इक्वेशन को जो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जो 2 इक्वेशन मिलती हैं वो दोनों उन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती। हाँ, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती है, वो तो बस आपको सेंटर फाइंड करने का तरीका बताया, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती है। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती फिर तो हमारा क्वेश्चन ही बड़ा सोल्व हो जाता। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसे उसे एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक मानकर या फिर वाई की फॉर्म में क्वाड्रेटिक मानकर सोल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट को, ये स्किप हो जाएगा नहीं तो लिख लो, यहां पर ही लिख लो, लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ center, coordinate of center can be found by first differentiating, partially differentiating पार्सली डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था आपको कि उसमें अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जो y होगा वो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बन जाएगा, जो भी कोई और वेरिएबल होगा वो सब वेरिएबल बन जाएंगे वहां पर। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाली जो टर्म है उनको आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, एज ए कांस्टेंट। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जो x वाली टर्म होगी उनको आपने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। फर्स्ट पार्सली डिफरेंशिएटिंग with respect to x and y respectively, equation of हाइपरबोला कह दो, या फिर आप कह दो कॉन्जुगेट हाइपरबोला वो भी चलेगा, या आप कह दो पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स वो भी चलेगा, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, क्योंकि वेरिएबल पार्ट तो सब में सेम ही है। फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और ऐसे, ठीक है, एंड देन सोल्विंग ठीक है, आपने सोल्व कर लिया उन्हें। जैसे ये आपके पास में
चलो ऐसे ऐसे लिखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, सेंटर फाइंड करने वाला वो ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन है, सेंटर फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो। अब आपने कहा कि चलो एक बार ये बताओगे मुझे, जैसे मान लो अगर कहीं पर ये लिखा है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल्फा स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसमें ई की वैल्यू को कैसे फाइंड करोगे, बोल के बताओगे, ई की जो वैल्यू होगी वो कैसे कैसे फाइंड करोगी? ई की वैल्यू सागर तुम बताओगे, ई की वैल्यू क्या होगी, ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड करोगी? सर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। तो आपने कहा देखो भाई, ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना, वो जो पीछे जो लिखा है ना, जो माइनस साइन के साथ जो पीछे लिखा है, वो यहाँ पर ऊपर आता है 1 प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। अगर आपके पास में ऐसे करके लिख दिया मैंने, ओके, ये आपके पास में ये जो हाइपरबोला बनेगा, इस वाले के लिए आप ऐसे बोल रहे हो कि ये जो हाइपरबोला बनेगा ये किस टाइप का हाइपरबोला होगा? तो ये जो हाइपरबोला होगा ऐसे हाइपरबोला होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ये क्या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है? नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब तो तब डिफाइन करते हैं ना जब आपके पास कोई हाइपरबोला गिवन हो, उसके रिस्पेक्ट में हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करते हैं। ये तो सिंपल क्या है, हाइपरबोला है जिसका आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस वो क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहां पर अगर आपको S1 और S2 की वैल्यू लिखनी हो, जैसे ये S1 है ये S2 है, तो S1 और S2 की वैल्यू वो कैसे लिखोगे? यहां पर वो लिखोगे, वहां पर आपके पास क्या लिखते थे आप, AE, 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि जो y के नीचे लिखा है ना, वो जो पहले वाला है उसके नीचे, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 0, प्लस माइनस अल्फा ई, ऐसे। ओके, लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू आती थी वो आपके पास में क्या आती थी, लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, क्योंकि बताओगे मुझे लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू वो क्या आएगी? बताओगे भाई, लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ आती है वो 2b square by a। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, बीटा स्क्वायर बाय ए। ठीक है, बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा, ये अल्फा की फॉर्म में लिखा हुआ है तो बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर हुई? आप ऐसे लिख सकते हो, ओके, ये आपने लिख दिया 2 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें पूछने में तो पूछे। ओके, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू वो क्या होगी यहाँ पर, सर प्लस माइनस का ए ही। डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू आपके पास में देखो, ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स होगी ना, यहाँ पर ये वाली जो लाइन होगी ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो ये वाली लाइन का मतलब यहाँ पर आपके पास में y=2 टाइप की वैल्यू होगी, y=, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा है ना यहाँ पर a/e, a का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पहले लिखा है वो वाला, तो अल्फा डिवाइड बाई e। ये क्या हो जाएगा, y= माइनस का अल्फा डिवाइड बाई e। क्लियर मेरी बातें? ओके, एक बार मैं चेक कर रहा हूं दोबारा से आपको। मैंने कहा कि ये लिखा हुआ है x² डिवाइड बाई a²,
माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी, किस चीज की वैल्यू, ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इस वाले केस में वो किसके इक्वल होगी। तो देखो आपने ये देखना है, जो बाद में लिखा है ना वो पहले लिखा जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ओके, यहां पर इस वाले केस में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। सर। हाँ, जो बाद में लिखा है ना वो ऊपर उसका स्क्वायर ऐसे होगा, यानी कि 2b स्क्वायर डिवाइड बाई, फिर जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा ऐसे। तो कोई कंफ्यूज हो जाए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पैटर्न वही है, सेम सब में, दोनों में वही पैटर्न है। यहाँ पर पीछे जो कौन सा, यहाँ पर ये है आगे और पीछे का खेल है ना, आगे और पीछे वाला खेल है। ओके, तो ये आपने बोल दिया, यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखो, अगर ये वाली बातें आपको याद है तो आपने कहा ऐसे, ये बोला आपने एक हाइपरबोला है, ये आपके पास हाइपरबोला है, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। भाई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ इसकी इसेंट्रिसिटी E1 है, तो E1 का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, बोलते चलोगे, साथ साथ बोलते चलोगे मेरे। 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने कहा आपके पास है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला होने का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे उसे, बोलो। सर वाई y स्क्वायर स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ठीक है, बस आपको इसमें पहले लिख दिया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसके लिए इसेंट्रिसिटी कैसे लिखोगी, जैसे मान लो इसकी इसेंट्रिसिटी E2 है, तो E2 का स्क्वायर वो कैसे लिखोगे आप, 1 प्लस में स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर सर, 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ओके, अब आपने कहा कि अगर मैं 1 बाई E1 का स्क्वायर कर देता हूं प्लस में 1 बाई E2 का स्क्वायर कर देता हूं, तो देखो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो आ जाएगी ऐसे, इज इक्वल टू 1। देखो चेक करो आ रही है या नहीं आ रही। भाई एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। जब इनका उल्टा करके ऐड कर दोगे, ठीक है, उल्टा करके इनको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, कट हो जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी सेम। तो अब आपको पता चला कि अगर आपके पास एक हाइपरबोला है और एक उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो उनकी इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आप उसी टाइम पर वैसे तो फाइंड कर सकते हो, बस आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। बट ये अगर देखा देखा लगेगा तो पता रहेगा कि हाँ कैसे किया। क्लियर हुआ सबको। तो ये E1 क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, एंड E2 क्या है, इसेंट्रिसिटी ऑफ E1, इसेंट्रिसिटी of hyperbola, and E2 eccentricity of conjugate hyperbola, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखा। यहां तक की बातें बोलोगे क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे,
आपने ऐसे कहा कि ये आपके पास में है एक्स एक्सिस और ये आपके पास में है वाई एक्सिस। यहां पर चलो इसको थोड़ा और, आपने कहा कि आपके पास ये है एसिम्पटोट्स, ये एसिम्पटोट्स है, ये y की वैल्यू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स और ये y की वैल्यू b बाई ए एक्स। मैंने कहा ये आपके पास में कोई भी ऐसे एक पॉइंट लिया आपने, एक मिनट भी, फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर में थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो आपको, बस मेरी इंटेंशन ये है। ये आपने कहा ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास में कोई भी आपने ऐसे एसिम्पटोट्स है और एसिम्पटोट्स से आपने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। ये आपने एक स्क्वायर टाइप का सा बनाया हुआ है, और आपके पास ये पॉइंट है a कोमा 0, ये है माइनस a कोमा 0, ये वाला पॉइंट है 0 कोमा b और ये है 0 कोमा माइनस b। ओके, ऐसे ही आपने यहाँ पर एक हाइपरबोला भी बनाया हुआ है, जो हाइपरबोला होगा वो इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है ऐसे। ये कोई दूसरा हाइपरबोला है, मतलब हाइपरबोला का दूसरा पार्ट है ऐसे। एक हाइपरबोला ऐसे बनाया हुआ आपने, ओके, समझ गए होंगे ऐसे। अब आपने कहा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है y की वैल्यू यहाँ पर है b बाई ए एक्स, और ये है y की वैल्यू माइनस का b बाई ए इंटू एक्स। तो अगर ये आपके पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू यानी कि ये y की वैल्यू b बाई ए एक्स है। तो आपने यहाँ पर देखो ये पॉइंट आपके पास में 0,b है, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू रहेगी वो तो क्या रहेगी, यानी कि ये जो पूरी लाइन है इस पर y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। y की वैल्यू कितनी रहेगी, y की वैल्यू आपके पास रहेगी यहाँ पर b, या आप कह दो कि ये वाला जो पॉइंट आएगा आपके पास, ये वाला पॉइंट क्या निकल कर आएगा, ये वाला पॉइंट निकलेगा, यहाँ पर x की वैल्यू a रहेगी, y की वैल्यू b रहेगी। इस वाले में भी पुट करोगी तो आपके पास में यही आएगा कि y की वैल्यू को b पुट कर दो, ये b बाई ए, और x की वैल्यू को a पुट कर दो, तो आपके पास a से a कट हो गया, b इक्वल टू b, सेटिस्फाई कर रहा है।
ओके, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस थीटा की जो वैल्यू है उसको आप फाइंड कर सकते हो। थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, देखो टेन थीटा का मतलब हो गया, वैसे भी आपको पता है टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, बी बाई ए। ओके, ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई बी बाई ए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कहूं आपसे कि इस वाले के लिए आपने E1 इसेंट्रिसिटी बोला हुआ, इस वाले के लिए आपने E2 इसेंट्रिसिटी बोला है, तो आपके पास अगर आप बोलते हो 1 प्लस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू है, E1 स्क्वेयर की वैल्यू है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि ये बी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए स्क्वेयर का मतलब तो क्या हो गया, ये तो आपके पास हो गया टेन स्क्वेयर थीटा। तो टेन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, E1 स्क्वेयर के इक्वल आ गई। तो आपके पास E1 का जो स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब अगर आपको एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल पता है, एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना होता है 2 थीटा, ये थीटा तो नीचे भी क्या होगा, थीटा ही होगा ऐसे। तो उस वाले केस में आप क्या बोल रहे हो कि E1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई आपके पास, सीकेंट थीटा के इक्वल आ गई। ओके, अगर मैं इस वाले एंगल को बोलता हूं ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना रह गया यहाँ पर, ये वाला रह गया अल्फा, और ये वाला आपने बोल दिया जैसे ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो दूसरे वाले हाइपरबोला के लिए आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली ऐसे बोल सकते हो कि यहां से E1 की जो वैल्यू आई है, E1 की वैल्यू सीकेंट थीटा के इक्वल आई है, तो E2 के लिए क्या हो गया, E2 के लिए जो आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके, तो इसका मतलब हुआ ये थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, थीटा प्लस अल्फा वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप कहोगे 90 माइनस, अगर इसे थीटा की टर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 90 माइनस का अल्फा, नहीं 90 माइनस का थीटा, तो सीकेंट 90 माइनस किस में हो जाता है, कोसिकेंट में। तो इसे आप लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, कोसिकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगी। E2 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा के इक्वल आ जाएगी। ओके, चलो अभी अभी के लिए मैंने इसे यहां पर ही छोड़ा है इतना बोलकर। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर मुझे एंगल फाइंड करना हो किस में, एसिम्पटोट्स में, तो मुझे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता हो तो मैं क्या कर सकता हूं, वो एंगल फाइंड कर सकता हूं। तो आपने कहा एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स, कोई एक हाइपरबोला है या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो उस वाले केस में क्या कर सकता हूं कि अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला पता है तो मैं हाइपरबोला फाइंड कर सकता हूं, या फिर उसकी इसेंट्रिसिटी पता है तो मैं E1 और E2 के बीच में मुझे रिलेशन भी पता है कि 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या फिर मुझे ये रिलेशन पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। वैसे भी देखो इसका अगर आप उल्टा करोगे 1/E1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, वो आ गया कोस थीटा, और इसके 1/E2 करोगे तो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहां से भी आपके पास आ गया। तो आप क्या कह रहे हो, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स फाइंड करना हो, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है तो वो क्या होगा, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स होगा 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब हुआ 2, और थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई सीकेंट इनवर्स E1, सीकेंट इनवर्स E1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई, तो ये भी आपके पास में पता चल गया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एंगल फाइंड कर सकते हो एसिम्पटोट्स के बीच में, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको E1 दे दिया जाए तब। बोलोगे ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर। ओके, अब आपने कहा नेक्स्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो भाई, अगर ये एसिम्पटोट्स के बीच में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल हो जाए, ये जो है ना 2 थीटा, ये 2 थीटा 90 डिग्री का एंगल हो जाए, यानी कि 45 डिग्री का एंगल हो जाए, तो उस वाले केस में जो हाइपरबोला बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोल रहा हूं मैंने बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपने कहा ये जो एसिम्पटोट्स थे इनके बीच में ये जो एंगल है
ये 90 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री होने का मतलब भाई जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो आपने कहा ये एंगल 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये भी आपके पास में क्या हो जाए 45 डिग्री। यानी कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी अभी, बी बाई ए की इक्वल आई थी। टेन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास में क्या आई थी, बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब थीटा की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री वो कितना आ जाएगा, बी बाई ए की इक्वल आ गया। तो टेन 45 डिग्री का मतलब हो गया 1, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। बी की वैल्यू ए की इक्वल, यानी कहने का मतलब आपके पास ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो उस वाले केस में जो रेक्टेंगुलर हाइपर यानी कि जो हाइपरबोला बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास में, वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर जो आपके पास E1 का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर तो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब हो गया आपके पास में E1 स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2। तो E1 की जो वैल्यू होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में वो कितनी होगी, अंडर रूट 2 होगी। यानी उसकी इसेंट्रिसिटी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी वो कितनी होगी, अंडर रूट 2। क्या क्या ध्यान रखा आपने, एक तो ये ध्यान रखा कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 2 होगी। दूसरा क्या ध्यान रखा, उसमें बी और ए क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। तीसरा क्या याद रखा आपने कि जो यहाँ पर एंगल होगा, एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या एंगल जो होगा वो क्या होगा आपके पास में 90 डिग्री होगा। क्लियर हुई इतनी बातें, बोलोगे यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई। यस सर। मनी तुम्हारी वीडियो कैसे ऑफ आ रही है, आपने बोला भाई यहां पर हाइपरबोला इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला if its asymptotes are mutually perpendicular, are mutually perpendicular। जो एसिम्पटोट्स होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें क्या होगा, ए इक्वल टू बी आएगा, ई की वैल्यू अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, ये सब चीजें होगी। और ए इक्वल टू बी आ गया, ए इक्वल टू बी आने का मतलब हो गया कि जो सी ए की वैल्यू है, सी ए की वैल्यू ट्रांसवर्स एक्सिस और ये आपके पास सी ए टी ए जो होगा आपके पास में इक्वल आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सब चीजें आपको पता चल गया। और देखो अगर आपके पास में यहां पर a इक्वल टू बी आ रहा है तो जो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा उसमें तो बस हम क्या करते हैं, चेंज ही तो करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी जो पहले लिखा उसको बाद में कर देते हैं, जो बाद में लिखा उसको पहले कर देते हैं। तो a और b तो सेम ही रहेगा, कहने का मतलब कि उनमें भी तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आपके पास अगर कोई हाइपरबोला है, यानी कोई हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया है, तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। तो आपने लिखा कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल ऑल्सो बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसेंट्रिसिटी दोनों के केस में क्या होगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, केवल और केवल यही केस ऐसा होगा जिसमें दोनों की मतलब हाइपरबोला की और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी सेम हो। ठीक है, इन दिस केस ओनली, इन दिस केस ओनली eccentricity of hyperbola and conjugate hyperbola are equal, are equal। बोला भाई आपने, यहां तक की बातें सबको क्लियर हुई, आगे चले। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा आपने,
क्वेश्चन है, लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 3x² माइनस का 5xy माइनस में 2y² प्लस में 5x प्लस में 11y माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स इक्वेशन ऑफ conjugate hyperbola and coordinate of center. Coordinate of center फाइंड किया आपने। ओके हाँ बच्चे बोलोगे ये हुआ आपसे, समझ में आया क्या करना है इसमें? मनीत तुम कहाँ हो भाई? यही हूँ सर। सुदर्शन भाई आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर ये है कि इक्वेशन गिवन है आपको हाइपरबोला की और आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो मैंने क्या बताया था, हाइपरबोला में अगर आप लैम्डा ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हाइपरबोला में लैम्डा ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एसिम्पटोट्स। उसमें अगर आप 2 लैम्डा ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास में, कॉन्जुगेट। ठीक है,
तो आपने बोल दिया जैसे कि पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी, ऐसे होगी 3x² माइनस का 5xy माइनस का 2y² प्लस में 5x प्लस में 11y, ठीक है, 11y माइनस का 8। ये तो था आपके पास में हाइपरबोला की इक्वेशन, इसमें आपने लैम्डा ऐड कर दिया, तो लैम्डा ऐड किया तो ये क्या बन गया, इक्वल टू 0 ऐसे। ओके, ये आपके पास में, अब यहां पर क्या लगा दो, डेल इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई कर दो। डेल इक्वल टू 0 वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई करोगी, तो डेल इक्वल टू 0 वाली कंडीशन का मतलब हो गया आपके पास में डेल क्या होता है, ऐसे डेल जो होता है ऐसे होता है ABC प्लस में 2FGH प्लस में 2FGH माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का CH² इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपने अप्लाई की और लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड की, लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड की। जब आप ओके, ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपके पास में क्या जाएगा, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला की फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, वो क्या करोगे, जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें 2 लैम्डा ऐड कर दो, या फिर आप कह दो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में 1 लैम्डा और ऐड कर दो, तो ये आपके पास में हो गया, इतना वाला पार्ट आपके पास हो गया, ये अपने आप से करोगे। नेक्स्ट आपके पास में है फॉर सेंटर, अगर आपने सेंटर फाइंड करना है तो सेंटर आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, यहां से आपने क्या कह दिया, सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने का मतलब हो गया कि करली बाई करली एक्स, यानी कि ऐसे एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, एक बार आप वाई के रिस्पेक्ट में कर दो। पार्शियल डिफरेंशिएट किया आपने एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये इक्वेशन बन गई, कैसे, ऐसे करते हैं, ये किया आपने तो बना 6x, ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5y, और ये y² वाला 0 प्लस में 5, ठीक है, इक्वल टू 0। ये की इक्वेशन आई। दूसरा आपने कहा कि करली बाई करली एक्स, करली वाई, वाई का मतलब हुआ x² वाली जो टर्म है वो 0, और ये आपके पास हो गया माइनस का 5x माइनस का 4y प्लस में 11 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, सेंटर मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, सेंटर मिल जाएगा, सोल्व सेंटर। सोल्व किया आपने तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा। ओके, अब देखो एक चीज और भी आप यहां से नोटिस कर सकते हो कि जैसे मान लो मुझे सेंटर मिल गया, सेंटर मिल गया तो सेंटर जो होगा वो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को सेटिस्फाई करेगा, उसकी जो जॉइंट इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर की कोऑर्डिनेट निकाल कर और पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में पुट कर दो, तब भी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अगर किसी को ज्यादा ये वाला पैटर्न जो है ये मुश्किल लग रहा हो ना ये वाला, तो क्या कर सकता है वो, ऐसे कर सकता है, सेंटर निकाला आपने, सेंटर की कोऑर्डिनेट क्या की, इसमें पुट कर दिए, किसमें, इसमें पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स में, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की जो इक्वेशन है उसमें आपने सेंटर की कोऑर्डिनेट पुट कर दिया तो लैम्डा की वैल्यू निकल आई। समझे मेरी बात को या नहीं समझे हो, बोलोगे ये वाली बात सबको समझ में आई या नहीं आई है, बताओ भाई। यस सर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, Yes, sir. आपने खुद करनी है, मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, बस बता दिया है। दो मेथड है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो और पुट सेंटर, इसमें लिख दिया और पुट सेंटर अल्टरनेट अल्टरनेटिव। क्या है सेंटर, किसी का आ गया सेंटर, अरे क्या हुआ, एक मिनट पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, लेट एन इलिप्स and let an ellipse and a hyperbola have same foci, सेम, अगर उनकी फोकाई सेम होती है, दो फिगर की अगर फोकाई सेम है तो उनको बोलते हैं ऐसे कनफोकल। जैसे जिनका सेंटर सेम होता है उन्हें कंसेंट्रिक, तो जिनकी फोकल सेम है उनको हम क्या बोलते हैं, कनफोकल, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। एंड इफ let an ellipse and hyperbola have same foci and if conjugate axis of hyperbola is equal to सर ऊपर वाले के सेंटर क्या क्या है, 75 और 91? तो बच्चे वो सेंटर का मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो वो आप फाइंड कर लोगे, मतलब वो जो भी आएंगे वो सबका सेम ही आएंगे, ऐसे कुछ तो है नहीं अलग अलग आएंगे। 75 91 आया है। ठीक है, जो भी आ रहा है। माइनर एक्सिस क्लियर, वो समझ में आ गया ना पैटर्न किस तरह से करना है। ऑफ इलिप्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ E1 की पावर -2 प्लस में E2 की पावर -2। E1 का मतलब हो गया आपके पास में जो इलिप्स है, E1 का मतलब हुआ इलिप्स, ये इलिप्स के लिए है और ये हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला। ऐसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक आपके पास इलिप्स है और एक आपके पास हाइपरबोला है, उनका जो फोकस है वो क्या है, सेम है, फोकाई जो है वो सेम है, और उनके दूसरा क्या बताया, जो कॉन्जुगेट एक्सिस है हाइपरबोला का वो इक्वल है किसके, माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स के। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि आपने पहले जैसे एक इलिप्स लिया, कोई भी एक स्टैंडर्ड इलिप्स ले लिया, जैसे मैंने कहा कि x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है, ये इलिप्स की इक्वेशन ली हुई है आपने। तो अब मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं कम से कम पैरामीटर यहां पर इंट्रोड्यूस करूं। तो देखो पहले, सबसे पहले क्या बताया हुआ, सबसे पहले बताया हुआ है कि जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, यानी कि जो इलिप्स का माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का मतलब यहाँ पर माइनर एक्सिस कौन सा लिया मैंने, मैं कहता हूं कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन b है, माइनर एक्सिस का मतलब मैंने b को ले लिया। ओके, तो अब आपने कहा कि अगर b माइनर एक्सिस है तो ये कहां पर जाना चाहिए, ये जब आप हाइपरबोला लिखोगे, हाइपरबोला लिखने का मतलब हो गया ऐसे x² डिवाइड बाई, यहां पर x² डिवाइड बाई तो पता नहीं, बट जो उसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब यहां पर y² डिवाइड बाई b², यहां पर भी क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ये वाला पार्ट हो, ये वाला, इसका ये माइनर और इसका ये कॉन्जुगेट बिल्कुल सेम है। ओके, तो अब यहाँ पर x के नीचे क्या आएगा वो मुझे अभी नहीं पता है, तो मैंने उसको वो वाला पैरामीटर मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो क्या मैंने α²। ये अब मेरे पास 3 पैरामीटर हो चुके हैं, कौन कौन से, एक a, एक b और एक अल्फा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और पुट कर देता बीटा, तो उसका मतलब 4 पैरामीटर हो जाते, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास में क्या ले लिया आपने, ये ले लिया आपने हाइपरबोला। ओके, अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट वाले से, जैसे यहां से मुझे क्या फाइंड करना है, E1² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो E1² की वैल्यू यहां पर क्या होगी, बोलोगे 1 माइनस में b² डिवाइड बाई 1 - b² अपन a²। ठीक है, अब आपने कहा यहां से E2² की जो वैल्यू होगी वो आपने फाइंड की, वो कितने हो जाएगी, 1 प्लस b² डिवाइड बाई α²। ये पहले आपने E1² की वैल्यू और E2² की वैल्यू फाइंड कर ली।
ठीक है। अब तीसरी चीज जो है मुझे बताया हुआ है कि उनके जो फोकाई है ना वो सेम है। फोकाई सेम होने का मतलब हो गया, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि फर्स्ट वाले केस में इसेंट्रिसिटी ए है, नहीं ई है, तो ए इंटू ई1, ए इंटू ई1 फोकल क्या होगा, ऐसे होगा ए इंटू ई1 की जो वैल्यू है वो अल्फा इंटू ई2 के इक्वल है। अल्फा इंटू ई2, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी होगा। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे स्क्वायरिंग कर लेता हूँ कि प्लस माइनस भी वो भी चीजें एडजस्ट हो जाएगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ए स्क्वायर ई1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास में अल्फा स्क्वायर ई2 स्क्वायर के इक्वल होगी। ये इतनी बातें सबको क्लियर हुई। तो तीन इक्वेशन मेरे पास में आ चुकी है। एक आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन, एक ये सेकंड इक्वेशन, एक ये थर्ड इक्वेशन। मुझे इनसे मुझे ए बी अल्फा इनको एलिमिनेट करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं कि जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि e1 का स्क्वायर माइनस का 1, e1 का स्क्वायर माइनस का 1 ये किसके इक्वल आ गया, माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर के इक्वल। और ये आपके पास आ गया है e2 स्क्वायर माइनस 1 ये किसके इक्वल आ गया है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर के इक्वल। और मैंने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बी वाला पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया ऐसे कि यहाँ पर जाएगा आपके पास कि माइनस साइन को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो ऐसे हो जाएगा e1 का स्क्वायर, बस मैं इन्हें सोल्व कर रहा हूं बस, है ना। e1 का स्क्वायर इसके साथ माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ऐसे ये बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर लिख दिया मैंने। ओके, यहां से e2 का स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये अल्फा स्क्वायर सबसे ऊपर जाएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई। ओके, और यहां से देखो आपके पास इतनी वैल्यू आ गई। यहां से देखो अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर की वैल्यू वो आपके पास कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया कि e1 का स्क्वायर डिवाइड बाई e2 का स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन थी, इन तीन इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूं। अब मुझे इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सोल्व करना है। तो ये आपके पास आया ऐसे 1 माइनस में e1 का स्क्वायर डिवाइड बाई e2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e1 का स्क्वायर डिवाइड बाई e2 का स्क्वायर। ऐसे इसे आपने सोल्व किया। ओके, अब इसे कैसे सोल्व करें, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं इसमें। मैं क्या कर लेता हूँ, e1 को एक तरफ कर लेता हूँ और e2 वाली टर्म को एक तरफ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ। तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस में e1 का स्क्वायर डिवाइड बाई e1 का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया है e2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई e2 का स्क्वायर। ओके, तो अब कुछ हो पाया, हाँ। अब आपके पास ये जो है यहाँ पर तो हो गया माइनस 1, यानी 1 डिवाइड बाई e1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस में 1 बाई e2 का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया 1 बाई e1 का स्क्वायर प्लस में 1 बाई e2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ये ही मुझे फाइंड करना था। सर ये इसमें जो हाँ बच्चे, आपने हाइपरबोला में नीचे बी स्क्वायर लिया, वो कैसे पता चला कि बी स्क्वायर ही आएगा? देखो ये जैसे आपने इलिप्स लिया हुआ है, तो इलिप्स का क्या बोला हुआ है ना, इलिप्स का जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस का मतलब देखो मैंने अपने आप से डिफाइन कर लिया ना कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, तो बी को मैंने माइनर एक्सिस माना है। तो माइनर एक्सिस जो है ना वो किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट एक्सिस के इक्वल है। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होता है, जो जिसके साथ माइनस साइन लिखा होता है, जो बाद में लिखा होता है। ये वाली चीज देखो, कॉन्जुगेट एक्सिस किसके इक्वल है, माइनर एक्सिस के इक्वल है। क्लियर हुआ यतन? यस सर। एक बार देख लिया आपने सभी ने? ओके, तो यहां तक की बातें सभी को, आई होप सो ये यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई होगी। बता दोगे मुझे सबको क्लियर हुई या नहीं हुई है? यस सर।
ठीक है भाई। Yes, sir. तो अब जो है अभी टाइम हो गया है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर ही ओवर कर रहे हैं। आपने एक बार कॉनिक सेक्शन में आपने कितने डीटीएस तक सोल्व किया अभी? सर वो नहीं किया। अभी एक मतलब क्या एक डीटीएस सोल्व किए? यस सर। ओके, तो अब आपने डीटीएस सोल्व करनी है इसकी, कॉनिक सेक्शन की डीटीएस 1 तो सोल्व कर लिया आप बोल रहे हो, डीटीएस सेकंड, डीटीएस थर्ड, ठीक है, 3 डीटीएस जो है वो सबकी सोल्व हो जानी चाहिए। तो कल ओके सर। हो सकता है कि कल हम जो है, अभी मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा लूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स टाइप से आएंगे। तो कभी कोई यानी कि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही अभी जैसे सर फर्स्ट में भी मिक्स आ रहे थे इसलिए नहीं की सर, डीटीएस आ गए। तो इसमें मिक्स टाइप के आने की ज्यादा चांस है, क्योंकि कई सारी चीजें जो है वो अप्लाई होती है। मैंने बताया था आपको कि कुछ कुछ रिजल्ट जो है वो किसी भी कॉनिक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी के लिए आपने डीटीएस सेकंड और थर्ड की, तो मैं कल की कोशिश, कल भी नहीं डिस्कस करेंगे, कल हम इसी को कंप्लीट करेंगे, हाइपरबोला को। हाइपरबोला जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम 1-2 दिन आपके डाउट में और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा देंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। तो आज की क्लास को यहाँ पर ही ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।